Hey guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and I hope that you are doing great. Your CMA examinations are already over. एंड येस अभी तो आप एकदम मस्ती करिए, ऐश करिए, बिकॉज आप लोग ने बहुत 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 मेहनत किया बेटा। और इतना एफर्ट्स लेने के बाद अब तो सही टाइम आ गया है कि अब आप लोग थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा सा टेक अप टाइम फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड आराम से इस ठंडे मौसम का इंजॉयमेंट करिए। एंड इस बीच काफ़ी सारे बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक बार हमको DTIDT का जो पेपर है, एक बार वो सजेस्टेड आंसर एक बार जो है, ऑल दो इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली बहुत लेट निकालेगा, बट एक बार आपको मैं सजेस्टेड आंसर इस वीडियो में डिस्कस करके आपके साथ बता देता हूँ IDT पेपर का कि एग्जैक्टली कैसा पेपर आया था। एक तो मेरा व्यू, दूसरा पेपर का आंसर्स क्या है, और तीसरा आप एक बार अपने हिसाब से खुद इवेल्युएट कर सकते हो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पेपर से। ठीक है, आपने जिस बेसिस पे अपना आंसर्स दिया है उस आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ कंपेयर करना, और फिर आपको पता चलेगा अप्रोक्सीमेटली एक रफ आइडिया कि यस मेरा ये मार्क्स जो है ये एक्सपेक्टेड है। पर प्लीज 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 ये एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, काफी सारे एजम्पशंस लिए जाएंगे इस आंसर्स को देने के लिए, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल, बिकॉज इंस्टीट्यूट जब तक सजेस्टेड आंसर नहीं निकालेगा आप अपना आंसर जो है वो फाइनलिटी जब ही होगा जब इंस्टीट्यूट अपना सजेस्टेड आंसर निकालेगा। बट एक बार प्रिलिमिनरी आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ बेस्ड ऑन वट एवर द थिंग इज। ठीक है, तो CMA इंटरमीडिएट का December 23 पेपर का IDT जो ओल्ड सिलेबस का है वो हम लोग सबसे पहले उठा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट टैक्स उठाएंगे, फिर DTIDT भी उठाएंगे, और फाइनल का भी हम लोग उठाएंगे। फाइनल IDT ओल्ड सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, फाइनल IDT न्यू सिलेबस भी हम लोग उठाएंगे। तो देखो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये क्वेश्चन जो पेपर आया था बहुत ही ईजी आया था, एकदम एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, नॉन क्वेश्चंस थे, बिल्कुल भी कोई नया वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मुझे नहीं देखा। बहुत सारे एक दो क्वेश्चंस तो रिपीटेड भी आए थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मैथ से थे। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर कोई स्टूडेंट मेरा क्लास करके गया होगा अच्छे से और रिवीजन करके गया होगा, मैराथन देख के गया होगा, तो आसानी से उसका 70 तो मिनिमम आना चाहिए अगर वो IDT अच्छे से करके गया है तो। और अगर आप नहीं करके गए हैं तो सर वो तो कुछ कहने का है नहीं, आपने अच्छे से एफर्ट नहीं डाला है तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो अच्छे से एफर्ट डालना पड़ेगा। आई होप आपको नेक्स्ट टाइम की नौबत नहीं आएगी और आप इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे, ये मेरी बेस्ट विशेज आप लोग के लिए। सेक्शन ए GST सबसे पहले अपने एकदम इजी आया था, 25 नंबर, 20 मार्क्स का आपका जो आया था GST में, और 5 नंबर का MCQ एकदम इजी आया था, इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं था। चूज द करेक्ट ऑप्शन पहले डिस्कस करते हैं। GST ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल, GST on petroleum crude high speed diesel motor spirit commonly known as petrol gas and aviation turbine fuel, ऑप्शन A B C D में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, will be levied from a date to be notified on the recommendation of GST council। मतलब लेवी होगा बट बाद में लेवी होगा, कब से लेवी होगा जब GST काउंसिल इसको रेकमेंड करेगा तब से लेवी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंटेन द अकाउंट books and records for at least how many months from the due date of furnishing annual returns for the year pertaining to such accounts and records। तो यहाँ पर अपने पढ़े थे 72 months from the due date of annual return you need to maintain your books of accounts at least। तो आंसर है ऑप्शन नंबर C, that is 72 months। नेक्स्ट, वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स डज नॉट, ध्यान से, वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर किसी सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, गुड्स एग्जैक्टली वहीं पे लोकेटेड है जहां उस समय जहां पे सप्लाई हो रहा है, वहां पे सप्लाई के दौरान मूवमेंट नहीं हो रही है गुड्स का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा एज पर सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट। तो ये डायरेक्टली प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से पूछ लिया गया था। लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, ये तो तब होता है जब मूवमेंट होता है, बट यहाँ पे पूछा है डज नॉट इन्वॉल्व। डीम्ड एट द थर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड, ये बिल टू शिप टू का आंसर है, बट करेक्ट आंसर है लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो पहला तीनों क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स थे C एंड C। ठीक है, द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड द कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ये सेक्शन नंबर 143 रेड विद सेक्शन नंबर 19 से पूछ लिया गया था कि अगर अपने कैपिटल गुड्स जॉब वर्क को देते हैं, प्रिंसिपल अगर जॉब वर्क को सेंड करता है तो कितने मंथ्स बाद या कितने ईयर्स बाद वो उसको रिटर्न करना पड़ता है, अगर वो नहीं किया तो सप्लाई माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 3 ईयर्स। करेक्ट आंसर क्या है, 3 साल है, 3 साल के अंदर अगर वो वापस नहीं आया तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अंडर GST सर्विस वुड बी कॉल्ड एज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, कभी भी GST में अगर अपने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का बात कर रहे हैं, इफ द सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली ऑन अ रिकरेंट बेसिस एक्सीडिंग दिस मंथ्स, कितने मंथ्स के कितने मिनिमम पीरियड के ऊपर अगर वो सर्विस देगा कंटिन्यूसली ऑन अ रिकरेंट बेसिस तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर C, अगेन 3 मंथ्स। तो सर
इसमें 4 आंसर तो सी है और एक आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 इयर्स था। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का 5 मार्क्स का एमसीक्यू। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का करेक्ट आंसर का सीक्वेंस है डी ई ए बी एंड सी। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी ई ए बी एंड सी। फाइनल रिटर्न का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जीएसटीआर 10। आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम, किसी को अगर नहीं भी पता है तो सीएमपी देख के आंसर निकाल लेगा, सीएमपी 4 कि वो विड्रॉ करेगा। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 7, दैट इज रिटर्न फॉर अथॉरिटीज डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। तो यहां पर उसको जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 7 की ड्यू डेट क्या है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन रेवोकेशन करने का जो एप्लीकेशन होता है, इसका करेक्ट आंसर है REG 21, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 5, दैट इज रिटर्न फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो जीएसटीआर 5 का ड्यू डेट क्या है, 13th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अगले महीने की 13 तारीख। ठीक है, दैट इज द आंसर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 5। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आते हैं स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। When the goods that is taxable supply are imported into India, जब कोई भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होती है तो आईजीएसटी लेवी किया जाएगा। यस, दैट्स ट्रू। अगर इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हो रही है तो आईजीएसटी लेवी किया जाएगा। Next, when the goods are sent by a principal located in one state to a job worker located in other state, important है ये, interstate movement of goods है between principal to job worker. The e-way bill shall be mandatory generated either by the principal or the job worker if registered if the value of the consignment is 45,000. एकदम ट्रू है सर ये। यहाँ पर अपने पढ़े थे एक्सेप्शन की 50,000 का लिमिट कब एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मली वे बिल जनरेट होता है जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, लेकिन कुछ केसेस है जहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू का लिमिट नहीं देखा जाएगा, जिसमें से एक केस है कि अगर कोई गुड्स प्रिंसिपल जॉब वर्कर को सेंड कर रहा है वन स्टेट टू अनदर स्टेट से, तो वहां पे लिमिट काउंट नहीं किया जाएगा, वहां पे मैंडेटरी वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। This is true. Under GST, in case of taxable supply of services by NBFC, important है, invoice shall be issued within 30 days. This is false, क्योंकि invoice 45 days में इशू करना पड़ता है अगर आप एक NBFC हो तो ये false statement है। इन द मिक्स सप्लाई एप्लीकेबल टैक्स रेट विल बी ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, ये उल्टा पूछ लिया, यहाँ पे कॉम्पोजिट सप्लाई करेक्ट होता। मिक्स सप्लाई में तो द एप्लीकेबल टैक्स रेट विल बी द सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। तो इन दिस केस अगेन दिस आंसर इज फॉल्स। पेमेंट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवर्स चार्ज का टैक्स पेमेंट कर रहे हो तो वो मैंडेटरी कैश के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, आप क्रेडिट यूज नहीं कर सकते रिवर्स चार्ज का टैक्स पे करने के लिए। तो इट कैन बी डन बाय डेबिटिंग क्रेडिट लेजर, अगेन दिस आंसर इज फॉल्स। तो पहला 2 स्टेटमेंट ट्रू था और उसके बाद का 3 स्टेटमेंट फॉल्स था। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पार्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज पार्ट डी। Power to make laws with respect to goods and service tax has been given by the constitution wide article, कौन से आर्टिकल के थ्रू जीएसटी लॉज बनाने का पावर दिया गया, दैट इज आर्टिकल 246 कैपिटल। इतने इजी सवाल कि आप सोच नहीं सकते, और इसमें आपको डायरेक्ट 25 नंबर में, बेटा मैं सही बताऊं, अगर कोई स्टूडेंट 20 नंबर नहीं उठाया इसका मतलब उसकी प्रिपरेशन अंडर बिलो स्टैंडर्ड था उसका प्रिपरेशन, अगर वो 25 में 20 भी नहीं उठा पाए। तो इतने इजी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। एज पर सेक्शन 54 ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, ये बिल्कुल भी मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट को आपको यहाँ पे मार्क्स देना चाहिए। रिफंड आपके एग्जामिनेशन में नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पर, बट इंस्टीट्यूट ने पूछा है। एज पर सेक्शन 54(14) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अगर आपको ये नहीं भी आते तो मेरे हिसाब से ये इसके लिए आपको मार्क्स मिलना चाहिए। नो रिफंड शैल बी ग्रांटेड इफ रिफंड अमाउंट इज लेस देन ₹1000। अगर आपका रिफंड अमाउंट 1000 से कम है तो एज पर सेक्शन 54 आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। अंडर जीएसटी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days। आंसर इज 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको कितने मंथ्स में ग्रांट करना पड़ेगा, REG 6 में। तो बेसिकली किस फॉर्म में, REG 6 में अपने को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्त। रजिस्ट्रेशन of a regular taxpayer can be cancelled by the proper officer if he has not furnished monthly return for a continuous period of 6 months। अगर 6 months तक कंटिन्यूसली वो अगर अपना रिटर्न्स फाइल नहीं किया मंथली फाइलर होके, और नॉर्मल अगर वो क्वार्टरली फाइलर होता तो 2 कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स, तो यहाँ पे आपका जो है आंसर होता कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर, तो यहाँ पे 6 months होता। दिस इज योर 20 मार्क्स का फुल सॉल्व्ड आंसर। नेक्स्ट अपने आते हैं पार्ट 2 में, दैट इज यहाँ पे आपको पूछा गया था जीएसटी का पार्ट 2, दैट इज आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन पार्ट 2। क्वेश्चन 2A में अगर आप देखो, 2A एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन था।
एकदम थ्योरेटिकल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल से आपको पूछा गया था, तो यहाँ पे एकदम सिंपल आपको आर्टिकल 279A के बारे में बोलना था कि जीएसटी काउंसिल के कौन कौन मेंबर्स होते हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स कैसी होती है, जीएसटी काउंसिल का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, और जीएसटी काउंसिल कैसे बना, उसका वोट्स के वेटेज कैसे काउंट किए जाते हैं, सेंटर के वोट्स 1/3 होते हैं, 2/3 होते हैं, स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन वेटेड एवरेज होते हैं। इस तरह से आपको बताना था 279A के बारे में, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 279A यू हैव टू टॉक अबाउट 4 इश्यूज ऑन विच जीएसटी काउंसिल में गिव इट्स रिकमेंडेशन। जीएसटी काउंसिल किस किस इश्यूज पे रिकमेंडेशन दे सकता है, बेसिकली हर चीज पे, टू रिकमेंड वेदर व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स, टू रिकमेंड वेदर अ पर्टिकुलर सप्लाई शुड बी exempted or not, to recommend the amendments which is required in the law, to recommend the compliances which is required to be made, e-way bills, all the changes necessary made in the law, ये सब के सब जो जीएसटी काउंसिल है वो रिकमेंडेशन दे सकता है। प्लस इंपॉर्टेंट, टू रिकमेंड द डेट फ्रॉम विच द जीएसटी विल बी लेविड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये सब जीएसटी काउंसिल जो है डे टू डे अफेयर्स में करते हैं। तो ये आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2B, Rama Subbu registered under GST has a repair center of electronic products। repair center मतलब क्या, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो रिपेयर करता है। वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड एंड सर्विस्ड, वो रिपेयर करता है और सर्विस करता है, वो खुद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता नहीं है। हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो सर्विसेज इंटरस्टेट जो है सप्लाई नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर रहा है, वो खाली तमिलनाडु में जो है उसका रिपेयर सेंटर सिचुएटेड है। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 47.25 लाख रुपीस। उसका पिछले साल टर्नओवर कितना था, 47.25 लाख रुपीस। ओके, अब आपसे पूछा है एग्जामिन वेदर मिस्टर रामा सुबू कैन ऑप्ट फॉर composition scheme under 10(1) and 10(2) for the current financial year. The answer is a clear no. As per section 10(1) and 10(2), Rama Subbu can only opt for composition scheme if his aggregate turnover in the preceding financial year वाला बात आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा Rama Subbu cannot opt for composition scheme because he is under 10(1) and 10(2) because he is exclusively engaged in making supply of सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। ये ओनली रेस्टोरेंट सर्विसेज देता तो अलाउ करते, गुड्स प्लस अदर सर्विस देता तो अलाउ करते, लेकिन ये खाली सर्विस ही दे रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, तो आप उसको 10(1) 10(2) में अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेदर इज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10(2)A। yes, he is absolutely he is engaged exclusively in making supply of other services and his aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakhs, so he is eligible for opting for composition scheme under 10(2)A। आपका एकदम क्लियर कट आंसर होता। कंसिडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू रामा सुबू, अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल टैक्स पेबल बाय हिम इन द करंट ईयर अज्यूमिंग दैट हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट ईयर इज 31.27 लाख्स। करंट ईयर में उसका टर्नओवर कितना है, 31.27 लाख्स। तो आपको टैक्स पेबल पूछा है, तो CGST 3% और SGST 3% ऑन दिस टर्नओवर आप निकाल लेते और आप इसका आंसर दे देते दोस्त, सिंपल एज पर 10(2)A। विल आवर आंसर बी डिफरेंट इफ रामा सुबू प्रोक्योर्स, अगर वो प्रोक्योर कर रहा है फ्यू आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर सर्विसेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला, मतलब वो दूसरे स्टेट से प्रोक्योर कर रहा है जो कि रिपेयर सर्विसेज के लिए उसको देना है, रिपेयर सर्विसेज देने के लिए वो कुछ आइटम्स दूसरे स्टेट से प्रोक्योर कर रहा है, तो क्या इस वजह से आपके आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट procurement. There is only restriction on interstate outward supply. There is no restriction on interstate procurement. अब याद रखिएगा, प्रोक्योरमेंट में कोई इंटरस्टेट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खाली आउटवर्ड सप्लाई पे रेस्ट्रिक्शन है। तो माय आंसर विल रिमेन सेम, देयर विल बी स्टिल अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10(2)A। तो कॉम्पोजिशन स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जिसका आप आंसर स्टेप बाय स्टेप करके दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3A जो है वो सप्लाई चैप्टर से पूछा गया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई 3A। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना था स्टार्ट से लेकर एंड तक। जय लक्ष्मी एंटरप्राइज डीलर है, रजिस्टर्ड है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया,
relating to goods sold by to Vishnu Limited intrastate. अब इसमें देखना ध्यान से, according to GST law you are required to determine the value of supply made by Jay Lakshmi items given in serial number 2 to 7, यानी ये पूरा जो items है they are not considered while arriving at the list price. मतलब सर ये सब add-ons है, ये लिस्ट प्राइस के ओवर एंड अबव है, लिस्ट प्राइस अलग है, ये अलग है, मतलब आपको इसमें कुछ कंसिडर नहीं किया गया। अब आपको इसमें क्या करना है, या तो आप ऐड कर दो या तो आप कुछ मत करो। आप बात समझ गए, या तो आप ऐड कर दो या तो कुछ मत करो, और अगर डिस्काउंट है तो लेस कर दो, सिंपल सा बात है। आई होप यू अंडरस्टूड, क्योंकि ये सब आइटम्स कंसिडर नहीं किया गया, अब आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो और यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो सर यहाँ पर अपने को सबसे पहले टेबल ने बनाना था, कम्बिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखते, पर्टिकुलर्स में सब लिखते और अमाउंट में अगर ऐड होगा तो ऐड करते, नहीं होगा तो नहीं लिखते, विथ रीजंस। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ऑब्वियसली ये एज पर 15(1) ऐड हो जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी कंसीडर्ड टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पैकिंग एट रेसिपिएंट्स रिक्वेस्ट फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन, रेसिपिएंट ने रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरा कोई स्पेशल पैकिंग एक्सपेंस है, तो 15(2)(c) के हिसाब से ये ऐड हो जाएगा 7,000 इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, प्लीज इसका कुछ नहीं करेंगे आप, एज पर 15(2)(e) दिस सब्सिडीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो यू विल नॉट इंक्लूड एनीवेयर, आपको इसका कुछ नहीं करना, बिकॉज दिस इज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, तो आप इसको ऐड कर देंगे बिकॉज दीज आर नॉट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज। नेक्स्ट, taxes other than GST charged separately by the supplier, again आप इसको ऐड कर देंगे as per 15(2)(a), any tax cess fee which is collected from the recipient will be included in the value supply other than GST, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस, यानी थर्ड पार्टी ने इंस्पेक्ट किया, अब इसमें क्या लिखा है सर, चार्जेस वर पेबल बाय जय लक्ष्मी, यानी सप्लायर की लायबिलिटी थी, बट द सेम हैव बीन पेड बाय रेसिपिएंट, विष्णु कौन है, रेसिपिएंट है, टू द इंस्पेक्शन एजेंसी, दीज चार्जेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, मतलब ये जो है ना, ध्यान से देखना, ये जो है ये आपके प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर ये आपके प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा, तो एज पर 15(2)(b) दिस विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर अगर हम इसका सेक्शन नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली कुछ मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अमाउंट इंकर्ड बाय विष्णु लिमिटेड फॉर पोस्ट डिलीवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या बोला है, पोस्ट डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो इंस्पेक्शन है और इसका चार्जेस इंकर्ड पोस्ट रिसीट बाय विष्णु लिमिटेड, ठीक है, विष्णु लिमिटेड ने इसका चार्जेस इंकर किया है दोस्त, तो इन दिस सिचुएशन ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगेन ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा बिकॉज इसके चार्जेस पोस्ट रिमूवल है, इसका चार्जेस जो है वो पहले नहीं हुआ है, तो इसका टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपका ये ऐड हो जाएगा, ये सब जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब जय लक्ष्मी एंटरप्राइजेस ऑफर्स 1% टर्नओवर डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स आफ्टर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ विष्णु लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी यहाँ पे क्लैरिटी दिया हुआ है, सिंस द डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वन ऑफ द कंडीशन फॉर 15(3) इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड एंड हेंस दिस डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो ये डिस्काउंट आप अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज ये टर्नओवर डिस्काउंट एंड टर्नओवर डिस्काउंट सिंस नॉट एग्रीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर सप्लाई, तो दिस विल नॉट बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है, दिस प्लस दिस, ऐसे करके आप अपना फाइनल आंसर निकाल लेते। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू जीएसटी लॉ determine the time of supply for the purpose of payment of tax in each of the following cases where supply involves movement of goods, आपको खाली अपना टाइम ऑफ सप्लाई बताना है और आपको लीगल प्रोविजन बताना था, बहुत सिंपल था, ये गुड्स है याद रखिएगा, तो यहाँ पे पेमेंट डेट मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मेरे लिए रेलिवेंट क्या है सर, मेरे लिए रेलिवेंट है डेट ऑफ, अच्छा यहाँ पे इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो ये भी मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जब गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है तो वहां पे आपको रिमूवल डेट देखना होता है, दैट इज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, समझ गए, आपको ये कोई डेट देखना नहीं है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 2 अप्रैल और 1 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर 1 अप्रैल, सेकंड में और थर्ड में विच एवर इज अर्लियर सेकंड में, तो ये आपका फाइनल आंसर होता है और यहीं पे आप उसका प्रॉपर जो है नीचे में एक साथ वर्किंग नोट दिखा देते, आप अपना आंसर लिखते, टाइम ऑफ सप्लाई दिस, टाइम ऑफ सप्लाई दिस, टाइम ऑफ सप्लाई दिस, और नीचे एक साथ में आप कंसोलिडेटेड अपना प्रोविजन बता देते, प्रोविजन लिखना यहां पर जरूरी है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट आउट
द सिचुएशंस इन विच क्रेडिट नोट में बी इशूड, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी आपकी हैंकी पैंकी नहीं थी। कौन कौन से सिचुएशंस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं अंडर सीजीएसटी एक्ट, तो यहाँ पे वेरियस सिचुएशंस है। पहला सिचुएशन क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स विच हैज बीन चार्ज्ड इज एक्सीडिंग द टैक्स विच इज पेबल, ठीक है, तो टैक्स जो कि चार्ज किया गया है दैट इज एक्सीडिंग द टैक्स विच इज पेबल, दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन व्हेन द क्रेडिट नोट शुड बी इशूड, यानी आपने जितना टैक्स चार्ज किया वो ज्यादा चार्ज के लिए आपका जितना टैक्स पेबल है उससे। नेक्स्ट, जो टैक्सेबल वैल्यू आपने चार्ज किया था, जो अमाउंट आपने चार्ज किया था, दैट इज एक्चुअली एक्सीडिंग द वैल्यू विच इज एक्चुअली ऑट टू बी चार्ज्ड। थर्ड, गुड्स विच यू हैव सेंट आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, सो अगेन वो आपका रिटर्न होगा, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। फोर्थ, गुड्स वर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, आपने बिल किया 100 क्वांटिटी का बट आपको सामने वाले ने रिसीव किया 80 क्वांटिटीज, तो वो 20 क्वांटिटी का आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो दीज आर द पॉसिबल सिचुएशंस वेयर यू विल हैव टू इशू अ क्रेडिट नोट, ठीक है। ऑल्सो स्टेट द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द क्रेडिट नोट इन द जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न में मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है जो कि आपको दिया गया है फॉर डिक्लेयरिंग द क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट डिक्लेयर करने के लिए सर एकदम सिंपल सा बात है, द लास्ट डेट टू डिक्लेयर क्रेडिट नोट इन योर जीएसटी रिटर्न इज 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, अगले साल का 30th नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ दैट ईयर विच एवर इज अर्लियर विल बी द लास्ट डेट टू डिक्लेयर योर जीएसटी का जो बोलते हैं क्रेडिट नोट, ठीक है। 4B में क्या है, अज्यूम ऑल दी अदर कंडीशंस एक्सेप्ट मेंशन्ड अबव आर फुलफिल टू अवेल आईटीसी, आपको यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेटा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला देखिए, मिस्टर कल्याण इज अ रजिस्टर्ड डीलर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का इसने आपको डिटेल दे दिया, जनवरी का डिटेल दिया, ठीक है। ये सारे सवाल है, देखो ध्यान से, कल्याण के बारे में पूछ रहा है और लास्ट में आपसे पूछा है कि बताओ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द आईटीसी अवेलेबल टू कल्याण इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी मंथ में कल्याण कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। पहला, मंगल सप्लाइड गुड्स टू माही, किसी और ने ही किसी और को गुड्स सप्लाई किया बट डायरेक्शन किसका था, कल्याण का था, तो कुछ याद आ रहा है, बिल टू शिप टू, ए ने बी को इंस्ट्रक्ट किया कि सी को डिलीवर कर दो, तो यहाँ पे दो इनवॉइस रेज होगा, एक बी ए को रेज करेगा और बी ए सी को रेज करेगा। तो यहाँ पर अपने पढ़े हैं, इट इज इन दिस सिचुएशन, अपने एक तो कंडीशन पढ़े थे 16(2)(b) में आईटीसी क्लेम करने का, इन दिस सिचुएशन बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन विल आल्सो कवर्ड एंड इन दिस सिचुएशन इट इज डीम्ड दैट दिस थर्ड पर्सन हैज रिसीव द गुड्स, ऑल्दो कल्याण ने गुड्स रिसीव नहीं किया, इसने खाली इनवॉइस रिसीव किया है, बट कल्याण को क्रेडिट मिल जाएगा, 16(2)(b) का कंडीशन विल बी डीम्ड टू बी फुलफिल्ड। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि सर ये 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर इतना इजी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबिलिटी में दिखाना था, पर्टिकुलर्स में आप बस ये लिखते मंगल सप्लाइड गुड्स टू माही और फिर यहाँ पे आपको यहाँ पर नोट देना पड़ता या वहीं पे लिख देते कि एज पर 16(2)(b) आईटीसी इज ओनली एलिजिबल वंस यू हैव रिसीव द क्या बोलते हैं गुड्स, ठीक है। इन दिस सिचुएशन इट इज डीम्ड दैट सिंस इट्स अ बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन इट इज डीम्ड दैट कल्याण हैज रिसीव द गुड्स ऑल्सो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आईटीसी मिल जाता। रॉ मटेरियल ए परचेज्ड ड्यूरिंग द मंथ, आउट ऑफ द अबव वन इनवॉइस ऑफ सम गुड्स ऑन विच जीएसटी ऑफ 40,000 इज पेड इज मिसिंग, तो यहाँ पर अगेन अपने बोलते हैं एज पर 16(2)(a) टैक्स इनवॉइस शुड बी देयर इन ऑर्डर टू क्लेम क्रेडिट, बट सिंस 40,000 वर्थ ऑफ जो टैक्स पेड है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे आपका जो है 1 लाख माइनस 40,000 जो है वो मिसिंग है, तो आपको 60,000 का जो है यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलेगा, 40,000 का क्रेडिट इज नॉट एलिजिबल। मशीनरी वर्थ 5 लाख वॉज परचेज बट कंपनी ने क्लेम किया डेप्रीसिएशन ऑन 5,90,000, कंपनी ने डेप्रीसिएशन क्लेम किया 5,90,000, कंपनी ने डेप्रीसिएशन क्लेम किया 5,90,000। मशीनरी में देखो 5 लाख वर्थ ऑफ मशीनरी आपने परचेज किया ड्यूरिंग द मंथ एंड द कंपनी हैज क्लेम डेप्रीसिएशन ऑन 5,90,000, सो यहाँ पर अपने बोलेंगे नोट्स में यही पे आपको लिखना है, सिंस डेप्रीसिएशन वाज क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट आईटीसी इज नॉट एलिजिबल, डेप्रीसिएशन क्लेम हो गया है 90,000 पे, तो यहाँ पे आईटीसी जो है वो आपको नहीं मिलेगा दोस्त। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ब्लॉक्ड आईटीसी, एज पर 17(5) दिस आईटीसी इज ब्लॉक्ड बिकॉज इट इज नॉट अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी, यहाँ पे कंपनी का पॉलिसी है बट इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो ये आईटीसी भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। रॉ मटेरियल बी, दिस मटेरियल वाज रिसीव्ड in 3 installments and the last installment is received in the month of January, again we'll write as per section 16 the condition is you should have received the goods and once the goods have received
कंप्लीट इंस्टॉलमेंट, देन ओनली द गुड्स का क्रेडिट जो है इट विल बी अवेलेबल इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो इन दिस सिचुएशन यू विल बी डेफिनेटली एलिजिबल टू गेट अ क्रेडिट ऑफ 1,74,000. 3 laptops purchased out of one laptop is withdrawn for personal purpose. So as per section 16 you will not be getting credit for the laptop which you have used for personal purpose. तो यहाँ पे आपका 1 laptop जो है वो पर्सनल यूज के लिए किया है, तो 54,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 दैट इज 18,000 का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, बाद बाकी आपको क्रेडिट मिल जाएगा. Material purchased to be used for construction of foundation of pillars to support above machinery. Very important. When we write this, आपको 20,000 का, तो यहाँ पे 20,000 का क्रेडिट पे मिलेगा. यहाँ पे आपको आना पड़ेगा इनवर्ट सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट प्लांट एंड मशीनरी का आपको क्रेडिट मिल जाएगा. अब प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में अपने पढ़े थे, जो फाउंडेशन होता है विच सपोर्ट्स द मेन मशीनरी दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द प्लांट एंड मशीनरी, और उसका भी क्रेडिट जो है वो आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे 20,000 का है जो आपको आईटीसी मिल जाएगा. तो अब आप टोटल जो है आप अपना आईटीसी का कैलकुलेशन कर लेते, 150 प्लस 60 प्लस 174 प्लस 18 प्लस 20, इसका क्रेडिट जो है वो आपको मिल जाए. एक सेकेंड, ये 18,000 है ना बेटा, 18,000 का तो आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट. 54 में से आप 18,000 माइनस करेंगे, यानी आपको 36,000 का जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पूछा है कितना क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है ना, तो 36 का आप दे देंगे, 18 का आप नहीं देंगे. ठीक है, तो ये आपका टोटल करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इतना इजी क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर लिया. एकदम सिंपल लेवल के क्वेश्चंस ये थे. अब नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5A में. क्वेश्चन नंबर 5A एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर. प्रॉपर ऑफिसर कब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? दे हैव आस्क्ड यू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द प्रॉपर जीएसटी ऑफिसर कैन कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन. Simple है सर. If you have violated the provisions of GST law, that is you have not filed continuous returns, I mean you have not furnished returns for a continuous period of 6 months, or you have violated rule number 10A, or you have not furnished your bank account details, or if you have violated anti-profiteering measure, if you have in issued invoice without supplying the goods, basically आप fake invoice issue कर रहे हो, तो आपकी registration cancel भी हो सकती है. If you have basically taken registration by way of willful misstatement, fraud और suppression of facts, तो भी आपकी registration cancel हो सकती है. तो कुछ इस तरह से reasons अपने section 29(2) में पढ़े थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़े थे, तो वो आपको basically यहाँ पर लिख लेना था. ठीक है ना. नेक्स्ट आपसे एकदम सिंपल क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था. 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 मार्क्स का, और 7 इसमें 7 पॉइंट्स है. आपको पूछा है कि वेदर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज कवर्ड इन शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, आपको खाली ये बताना था. तो सेल ऑफ लैंड अपने पढ़े थे कि इट्स नॉट कवर्ड अंडर सप्लाई, इट इज नॉट कवर्ड इन जीएसटी एंड हेंस इट इज कवर्ड इन शेड्यूल 3. लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लैंड ऑक्यूपाई करने का जो राइट आपको है दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, तो दैट इज क्लासिफाइड अंडर शेड्यूल 2. Services of funeral, burial, crematorium or mortuary, including transportation of deceased, this is covered in Schedule 3. Temporary transfer of intellectual property right, this is covered in Schedule 3. Services by any court or tribunal established under any law, again this is covered in Schedule 3. Intellectual property right, Schedule 2. एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है तो अगेन दिस इज कवर्ड इन शेड्यूल 3, क्योंकि ये जीएसटी में कवर्ड नहीं है. ट्रांसफर, अगर आपने खाली गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं तो दिस इज कंसिडर्ड अंडर शेड्यूल 2 बिकॉज दिस इज डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स. तो 7 मार्क्स का 7 क्वेश्चंस पूछा गया, और यहाँ पे आपको सिंपल एकदम आंसर पुट फॉरवर्ड करना था. क्वेश्चन 6 का 2 पार्ट था. एक पार्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई से, और दूसरा पार्ट था आपका रिवर्स चार्ज विद एग्जेम्पशंस का इंप्लीकेशंस पूछा था. 6A में पूछा था डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई विद रीजन इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. ये 6 मार्क्स का था, तो 2 मार्क्स करके आपको क्वेश्चन पूछा था. तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको प्लेस ऑफ सप्लाई विद प्रॉपर रीजंस बताना था. मिस चैमको, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ मुंबई, वेंट फॉर अ वेडिंग इन उदयपुर एंड रिसीव्ड ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज इन उदयपुर. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं एक वेडिंग के लिए गया, और वेडिंग हुआ कहां पर? ब्यूटी ट्रीटमेंट का हुआ, उदयपुर में हुआ. तो लोकेशन वेदर सर्विसेज आर एग्जैक्टली परफॉर्म्ड, एक्चुअली performed will be considered to be the place of supply. So in this situation the location where the services are performed is in Udaipur, so Udaipur will be considered to be the
place of supply. A movie on demand is provided on board entertainment during Kolkata leg of Bangkok Kolkata Delhi flight. This is services supplied on board a conveyance. In this situation, as per section 12 of IGST Act, location of first scheduled point of departure of the conveyance will be considered to be the place of supply. तो यहाँ पर आपका जो Bangkok है, this will be considered to be the place of supply because this is the first scheduled point of departure. Third, Miss Aruna De, an unregistered resident of Kolkata, has a savings bank account with XYZ Bank Chennai branch. Chennai branch XYZ Bank है, XYZ बैंक का चेन्नई ब्रांच है, उसमें एक अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट ऑफ कोलकाता सेविंग्स अकाउंट होल्ड करता है. अरुणा दे अवेल्ड सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम दिस ब्रांच एट चेन्नई. तो यहाँ पर अपने पढ़े बैंकिंग सर्विसेज में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओनली इफ देयर इज नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल ऑफ दिस रेसिपिएंट देन लोकेशन ऑफ सप्लायर. बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं था कि रिकॉर्ड्स अवेलेबल है कि नहीं. तो मैं अगर अज्यूम करूँ कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का जो लोकेशन है चेन्नई विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. बट अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि बैंक को पता था कि ये कोलकाता का रेसिडेंट है तो इन दैट सिचुएशन कोलकाता विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है. Part B. Discuss the taxability or otherwise of the following independent supplies and also the mention the person liable to pay tax. यानी आपको पूछा है taxability और अगर taxable है तो बताओ रिवर्स चार्ज है कि फॉरवर्ड चार्ज है. पहला सवाल. ABC and company, a registered dealer in Karnataka, has taken an immobile property on rent from state government of Karnataka. कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेंट पर दे दिया एक रजिस्टर्ड डीलर को इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. टू सेटअप हिज ऑफिस एंड पेइंग मंथली रेंट ऑफ 75,000. इस कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 38 लाख रुपीस है. उससे फर्क नहीं पड़ता सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, अगर हम रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस का बात करें तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में हमने पढ़ा था कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस दिया जा रहा है तो उसमें अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस सरकार दे रही है तो अपने पढ़े थे, याद करो एग्जेम्पशंस में, तो कोई भी तरह का जो एग्जेम्पशंस है वो ये वाली सर्विस पे एप्लीकेबल नहीं है. यानी ये हमेशा टैक्सेबल होगा. रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो ये हमेशा टैक्सेबल होगा. और यहाँ पे गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस, तो यहाँ पे ये टर्नओवर लिमिट वाला चीज एप्लीकेबल नहीं होगा. पहली बात. दूसरी बात, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज में एज पर सेक्शन 93 एबीसी एंड कंपनी विल बी लायबल टू पे जीएसटी. तो एबीसी एंड कंपनी जो है वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल है बिकॉज ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यूज किया गया है. सेकंड, आराधना कॉर्पोरेशन इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म इन गुजरात. इंडिविजुअल है आराधना कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है. इट्स टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर वाज 12 लाख रुपीस. याद रखेंगे ये जो टर्नओवर है इसका पिछले साल 12 लाख रुपीस. नाउ इट हैज पेड 1 लाख रुपीस टू मिस्टर अनुभव महापात्र एंड एडवोकेट फॉर लीगल सर्विसेज. वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल सर्विसेज का बात किया है. एक एडवोकेट का लीगल सर्विसेज अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को दिया गया, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब बिजनेस एंटिटी को दिया गया और वो बिजनेस एंटिटी का पिछले साल टर्नओवर उतना नहीं था जितना के लिए वो लिमिट के लिए एलिजिबल है, मतलब बेसिकली उतना ही टर्नओवर था विच मेक्स हिम एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. तो क्या आराधना कॉर्पोरेशन का प्रीवियस ईयर उतना टर्नओवर था क्या जिसके लिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है? यस, वो 12 लाख का ही उसका टर्नओवर था. गुजरात है, लिमिट था 20 लाख. तो यहाँ पे उसके लिए हम बोल सकते हैं कि आराधना कॉर्पोरेशन was not liable for registration in the preceding financial year being a business entity, and if they are taking legal services तो ये totally exempt supply है बेटा. क्या है? exempt supply है, यहाँ पे GST नहीं लगेगा. Third, PQR Limited sponsored 20 lakh in respect of a cricket tournament organized by Dhanandan Sports Academy and unrecognized sports body. First of all, ये जो sports body है, ये sponsorship services जो एक sports body का है, ये unrecognized sports body है तो ये taxable होगा. और अगर ये recognized होता तो exempt होता. First of all, अगर ये taxable है तो किसके ऊपर GST liability आएगी? Any person supplying services to a बॉडी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, तो वहां पे बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर आरसीएम आ जाएगा. तो यहाँ पे पीक्यूआर लिमिटेड बीइंग अ पर्सन हु इज रिसीविंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट, आई मीन फ्रॉम एनी पर्सन, तो इन दैट सिचुएशन दिस बॉडी कॉर्पोरेट पीक्यूआर लिमिटेड विल बी लायबल टू पे जीएसटी इन दिस सिचुएशन. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से. 6B एक अच्छा प्रॉपर क्वेश्चन था आपके एग्जामिनेशन में जो मेरे हिसाब से थोड़ा चैलेंजिंग बच्चों को लगता. क्वेश्चन 7 शॉर्ट नोट्स पूछा गया है. आप एलिमिनेट भी कर सकते थे क्योंकि आपके पास ऑप्शन था, बट ठीक है ये भी इजी पूछा था. वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल आप प्रॉपर समझा देते, वो डिस्टेंस बता देते 200 किलोमीटर्स, देन फॉर एवरी 200 किलोमीटर्स ऑफ पार्ट देयर ऑफ, ये चीज आप आसानी से बता सकते थे. रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय एजेंट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. सेलिएंट फीचर्स ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम, कौन ऑप्ट करेगा क्यूआरएमपी स्कीम? एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 5 crores may opt for QRMP scheme. When can he opt? Basically he can opt for
QRMP scheme. I He can offer QRMP scheme from the first day of the second month of the preceding quarter till the last day of the फर्स्ट मंथ ऑफ द करेंट क्वार्टर, यानी करेंट क्वार्टर का जो आपका फर्स्ट मंथ का लास्ट डे है तब तक, और पिछले यानी आपका पिछले क्वार्टर का सेकंड मंथ, ठीक है, पिछले क्वार्टर का सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, और करेंट क्वार्टर का फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग डे 31st। तो ये पीरियड के बीच में आप कभी भी QRMP ऑप्ट कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है, दो मेथड आपके पास, या तो सेल्फ असेसमेंट मेथड या तो फिक्स्ड सम 35% मेथड आप ऑप्ट कर सकते थे। तो ये फीचर्स पूछा गया था। डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जनरल ऑडिट और स्पेशल ऑडिट के बीच में, ठीक है। जनरल ऑडिट कौन करता है, कमिश्नर या एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर करता है, बट स्पेशल ऑडिट कौन करता है, स्पेशल ऑडिट इज बेसिकली एन ऑब्जर्वेशन विच इज रेज्ड बाय अ assistant commissioner during the investigation proceedings, and which is ordered to be done by a assistant commissioner or a joint commissioner, and further it is done by a chartered accountant। ultimately CA जो है उसके थ्रू ये स्पेशल ऑडिट करवाया जाता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है कस्टम का, देखिए चूज करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर का आपका MCQ पूछा है, व्हेन गुड्स आर कास्ट इनटू द सी टू रिड्यूस द वेट ऑफ शिप टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग, इट इज नोन एज जेट सैम। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पर्सन इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट का जो पर्सन इन चार्ज है उसको हम कमांडर बुलाते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट कितना है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक वो फोर्स में रह सकता है और उसको आप फर्दर 5 ईयर्स तक एक्सटेंड और कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, अच्छा सवाल था, नॉट बी डिपॉजिटेड इन स्पेशल वेयर हाउस। अपने को ये पढ़ाया गया है कि कौन कौन से गुड्स स्पेशल वेयर हाउस में डिपॉजिट किए जा सकते हैं, बट अपने को यही नहीं पता कौन कौन से नहीं। तो जो किए जा सकते हैं बस वो ये बात, बाकी कोई भी आप स्पेशल वेयर हाउस में डिपॉजिट नहीं कर सकते। जैसे कि गोल्ड, सेमी प्रेशियस मेटल्स को आप डिपॉजिट कर सकते हैं, सेमी प्रेशियस मेटल्स को आप स्पेशल वेयर हाउस में डिपॉजिट कर सकते हैं, बट डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट को आप नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर इज डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। टेरिटोरियल वाटर का जो है वो एक्सटेंशन कितना है, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स इन इंडिया, टेरिटोरियल वाटर जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका माना जाएगा। नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना था। तो मेरे हिसाब से दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन, एकदम इजी क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया है, you are required to compute the custom duty and IGST rounded off to 1 on the importation of machine. तो Freddy Shah Limited imported a machine from UK in May. Details in this regard are as under. तो FOB वैल्यू क्या है, 10,000 पाउंड्स, एयर का फ्रेट है 3,000 पाउंड्स, लाइसेंस फी 400 पाउंड्स, बाइंग कमीशन आपको इंक्लूड नहीं करना, बिल ऑफ एंट्री और अराइवल डेट विच एवर इज लेटर 25 मई, इसमें आपको रेट ऑफ ड्यूटी लेना पड़ेगा विच इज 10%, IGST रेट 12%, इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको कैसे आंसर देना है, देखो सबसे पहले आप एसेसेबल वैल्यू निकाल लो। तो 10,000 पाउंड प्लस एयर जो 400 पाउंड है वो आपका ऐड होके FOB वैल्यू आ जाएगा। तो 10,400 मेरा FOB वैल्यू है। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट अपने को क्या लेना है, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया उस दिन का आपको एक्सचेंज रेट लेना पड़ता है 99 रुपीज़ पर पाउंड, इंटू 99 करके आपका आंसर आ रहा है 10,29,600, ठीक है। अब ये आपका एसेसेबल वैल्यू हो गया। अब इस पे आपको BCD ऐड करना है। कस्टम ड्यूटी का रेट आप लेंगे डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और अराइवल डेट विच एवर इज लेटर, ठीक है। तो अराइवल डेट क्या है, लेटर क्या है 10%, तो ये आप 10% ले लेंगे। तो 10% के ऊपर आप SWS भी ऐड कर देंगे 10%, तो आपका लगभग 11% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 11% हो गया 10,29,600। तो 10,29,600 का अगर मैं 11% लूँ, ठीक है, 1029। बिफोर दैट जब अपने 10,29,600 किए गाइज, एक चीज प्लीज, 10,29,600 जब अपने कर रहे हैं तो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, अपने को यहाँ पे फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड करना है। फ्रेट अपना एयर फ्रेट दिया है 3,000 पाउंड, अगर अपने उसको कन्वर्ट करे 3,000 इंटू 99 तो अपना आ रहा है 3,000 इंटू 99, अगर अपने कन्वर्ट करें तो लगभग 2.97 लाख आएगा। लेकिन अपने को पता है एयर फ्रेट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ FOB। तो 10,29,600 का अगर हमने 20% करेंगे तो विल गेट 2,05,920। इंश्योरेंस अपने को ऐड करना पड़ेगा 1.125%, तो अपने आया 11,583। तो टोटल आपका एसेसेबल वैल्यू आ रहा है 12,47,103। अब आप 10% SWS ऐड करने के बाद ऑन द BCD अमाउंट 10%, तो उस पर 11% के हिसाब से आपने अपना ड्यूटी अमाउंट निकाल लिया 1,37,181। आपका टोटल वैल्यू आएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग IGST 13,84,284। आप 12% इसमें अप्लाई करेंगे 1,66,114। टोटल आपका इंपोर्टेड वैल्यू आ गया 15,50,398। आपको नियरेस्ट रूपी में करना है, तो नियरेस्ट रूपी क्या है 15,50,398।
इसको आप डिफरेंस निकाल लेंगे एसेसेबल वैल्यू से, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका कस्टम ड्यूटी आ रहा है 5,20,798। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेगेटिव लिस्ट पूछा है, ये पूरा एकदम इजी क्वेश्चन है, ड्यूटी ड्रॉबैक से आपसे पूछा है। आप बता सकते थे 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं ले सकते। ड्यूटी ड्रॉबैक इफ इट इज़ लोअर देन 1% एंड इफ इट इज़ ऑल्सो लोअर देन 500 देन यू कैन नॉट टेक। ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट लेस देन 50 इज़ नॉट अलाउड। ये सब बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस है जहाँ पे आप नेगेटिव सेल्स है वहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा, तो वो अपने पढ़ चुके गाइस बहुत सारे बार, बहुत सारे टाइम्स, व्हाट आर द नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक एज पर सेक्शन नंबर 76। ठीक है, कोई भी 6 पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 ए भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 10 ए 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको बेसिकली कस्टम ड्यूटी और इंटरेस्ट निकालना था, वेयर हाउसिंग से पूछा गया था। मैंने जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बोला था वहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। LMN imported certain goods on 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को इन्होंने इंपोर्ट किया और वेयर हाउसिंग के लिए क्लियर हुआ 17 दिसंबर। ये इंपॉर्टेंट डेट है, 17 दिसंबर को गुड्स वेयर हाउसिंग के लिए क्लियर हो गया। सबमिटिंग अ बिल ऑफ एंट्री when the exchange rate was 65 पर डॉलर। ये इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपने वेयर हाउसिंग के लिए क्लियर कराया उस दिन आपका रेट क्या है 65। ठीक है, तो ये आपका रेलिवेंट एक्सचेंज रेट माना जाएगा फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग assessable value. Rate of duty 20%. Warehouse goods were cleared on 7th April when the exchange rate and the rate of duty was this and this. तो ये exchange rate में काम करनी है, but ये rate of duty में काम क्या है, with the day when you have removed the goods from the warehouse, that is 12%. FOB वैल्यू, दैट्स द क्लियर कट माय बॉय। FOB वैल्यू दिया है $12,000, तो आपको CIF निकालना पड़ेगा, एसेसेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12,000 में हम सबसे पहले तो 20% ऐड कर देंगे, बिकॉज इफ नथिंग इज गिवन यू हैव टू ऐड 20%, और इंश्योरेंस में भी आप 1.125% ऐड कर देंगे, तो आपका टोटल एसेसेबल वैल्यू आएगा 14,535। इसको आप कन्वर्ट करेंगे रुपी 65 पर डॉलर, दैट इज 9,44,775। ठीक है, अब BCD कितना है सर, 12% आपने लिया, तो 12% पर आपको 10% और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, दैट इज 1.2। तो टोटल 13.2% के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना BCD ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 1,24,710। तो टोटल मेरा वैल्यू आ रहा है 10,69,485। ठीक है, अब इस 10,69,485 पे मैं IGST ऐड कर दूंगा कितना, 12%, विच इज कमिंग टू 1,28,338। आपसे पूछा है टोटल कस्टम ड्यूटी, तो आप इसको और इसको ऐड कर दीजिए, 128,338 और 124,710, तो योर टोटल कस्टम ड्यूटी विल कम टू अराउंड 2,53,048 रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आएगा ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी कितना आएगा ये बताइए। तो 2,53,48, सबसे पहले अपने को पता है 90 डेज यू विल गेट इंटरेस्ट फ्री पीरियड, आपको वेयर हाउसिंग पीरियड 90 डेज का फ्री मिलेगा। कितना डिले आप कर रहे हो, आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग कब सबमिट किया, 17 दिसंबर को आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग सबमिट किया। ठीक है, कब, बिल ऑफ एंट्री 17 दिसंबर को आपने सबमिट किया, और आपका वेयर हाउस गुड्स क्लियर कब हुआ, 7 अप्रैल 2023 को आपका वेयर हाउस गुड्स क्लियर हुआ। तो टोटल पीरियड डिले कितना हुआ आपका, 17 दिसंबर से 7 अप्रैल अपने कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 112 डेज आएगा। तो 112 डेज का आपने गुड्स वेयर हाउस किया और उसमें 90 डेज आपको इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है, तो बैलेंस 22 डेज के लिए क्या होगा, आपका जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। बैलेंस 22 डेज कैसे आप निकाल दिए, तो 112 माइनस 90, तो इंटरेस्ट क्या है 2,53,48 पे 15% पर एनम इंटू 22/365, अप्रॉक्सीमेटली 2,288 विल बी योर इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है ना, दिस इज योर आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट आपसे सेक्शन 58 भी पूछा है विथ रिगार्ड टू कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। अगर आपका वेयरहाउसिंग का लाइसेंस है तो आपकी कैंसिलेशन को लेके दो क्वेश्चन पूछा है। पहला, हु कैन कैंसिल या सस्पेंड द लाइसेंस एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स, आपका क्या ग्राउंड्स के बेसिस पे आपका कैंसिल हो सकता है, हु कैन कैंसिल। एंड सेकेंड, उसकी इफेक्ट क्या होती है कैंसिलेशन की ऑन द वेयरहाउस एंड द गुड्स इन द वेयरहाउस। इन वेयरहाउस के गुड्स में आई मीन वेयरहाउस जो है वेयरहाउस के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होता है और गुड्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। बहुत अच्छा सवाल, एकदम टू दी पॉइंट पूछा गया कैंसिलेशन वाले पॉइंट से। तो कैंसिल बेसिकली बेटा कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर दे कैन डू कैंसिल द लाइसेंस and they can suspend your license during any inquiry in case you are involved in some in some transfer of goods without any proper approvals from the commissioners. In that situation आपका जो license है वो cancel किया जा सकता है। What is the effect basically of cancellation? आपकी जो goods है जो भी deposited है during suspension periods that has to be moved from that warehouses। ठीक है, goods has to be moved within 7 days from the date of the cancellation, और यही जो है आपका जो है
गुड्स पर इम्पैक्ट होगा। ये शॉर्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। टू गो इन मोर डिटेल्स प्लीज रेफर माय स्टडी मटेरियल, मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल्स में वहाँ पे जाके आपको एक्सप्लेन किया है। तो गाइज ओवरऑल मेरा यही मानना है कि इस पेपर में आपका 70 प्लस अगर नहीं आया आईडीटी में, तो आई थिंक इट्स नॉट एट ऑल वर्थ, मतलब वर्थ इन द सेंस कि इजी पेपर था। आसानी से 25 में से आपको कम से कम 20 नंबर स्कोर करना ही चाहिए था। और जीएसटी के क्वेश्चंस रिलेटिवली बहुत इजी थे। अच्छा, कस्टम्स में भी आप मान लो अगर बोलेंगे नहीं सर मुझे नहीं पता, तो कम से कम बॉस तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 तो पता ही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 भी मान लो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट 9A 9 भी बहुत ईजी था। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो कस्टम भी एकदम मुट्ठी में था, कस्टम में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट एज सच मेरे हिसाब से आपको नहीं लगना चाहिए था। जीएसटी में भी आपके पास ऑप्शंस थे, अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से यूज़ करते। जीएसटी में चलो शॉर्ट नोट्स में फिर भी मान सकता हूँ कि चलो थोड़ा सा आपको लगा होगा, बट शॉर्ट नोट्स को अगर आप ऑप्शन में भी छोड़ देते, एलिमिनेट कर देते, तो बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे। गाइस हमारा भी फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है आईडीटी का, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ रिकमेंड योर जूनियर्स। if you liked our classes, do recommend your juniors so that they can be a part of our learning journey। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। इसी तरह से मैं और भी बाकी पेपर्स का इवैल्यूएशन लेकर आता रहूंगा टाइम टू टाइम। फॉर दैट प्लीज बी पेशेंस एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैव नॉट डन, एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो डू इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।